हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईवीएस में परिवार को गतिशील इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी संरचना समय के साथ बदलती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में संबंधों का अध्ययन किस विकास से जुड़ा है? सामाजिक भावात्मक विकास से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में दादा दादी की भूमिका क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि अनुभव आधारित सीख के स्रोत के रूप में। अगला प्रश्न है, मित्र समूह बच्चों को किस प्रकार का सीख अवसर देता है? अनौपचारिक अधिगम का। अगला प्रश्न है, ईवीएस में रिश्तों को आदर्श रूप में क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्योंकि वास्तविकता विविध होती है। अगला प्रश्न है, विविध होती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में काम को श्रम से अलग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोनों जीवन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू काम ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह अदृश्य श्रम को पहचान देता है। अगला प्रश्न है, खेल ईवीएस में किस अधिगम शैली से जुड़ा है? खेल ईवीएस में किस अधिगम शैली से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में क्यों आवश्यक है आत्मन्वेषण के लिए? ईवीएस क्यों आवश्यक है आत्म अन्वेषण के लिए? अगला प्रश्न है, खेल के दौरान हार ईवीएस में क्या सिखाती है? भावात्मक नियंत्रण। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जानवरों को संसाधन की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ताकि शोषण की सोच न बने। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पालतू और जंगली का भेदभाव क्यों कराया जाता है? ईवीएस में पालतू और जंगली जानवरों का भेदभाव क्यों कराया जाता है? मानव निर्भरता समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, जानवरों के व्यवहार का अवलोकन किस कौशल को बढ़ाता है? वैज्ञानिक अवलोकन को। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जानवरों की आवाज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं? संवेदी जागरूकता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, जानवरों का प्रवाह किससे जुड़ा है? अनुकूलन से। अगला प्रश्न, ईवीएस में पौधों को स्थिर जीव क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वे प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की विविधता ईवीएस में क्या दर्शाती है? परिस्थितिकी संतुलन। अगला प्रश्न है, पत्तियों का आकार बदलना किसका उदाहरण है? पर्यावरणीय अनुकूलन का। अगला प्रश्न है, ईवीएस में औषधि पौधे क्यों शामिल किए जाते हैं? पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, पौधे की देखभाल ईवीएस में किस मूल्य से जुड़ी है? जिम्मेदारी से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्वाद को क्या व्यक्तिगत अनुभव माना जाता है? क्योंकि यह संस्कृति रूप से निर्मित है। अगला प्रश्न है, भोजन की आदतें सामाजिक पहचान कैसे बनाती हैं? समुदाय के माध्यम से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पहचान को रासायनिक प्रक्रिया क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यह स्तर आय उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में घर का खाना क्यों प्राथमिक माना जाता है? स्वास्थ्य और संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाने की विधि संसाधनों से कैसी जुड़ी है? उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में आश्रय को सुरक्षा से आगे क्यों पढ़ाया जाता है? सामाजिक गरिमा से जोड़ने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अस्थायी घर किन परिस्थितियों में बनते हैं? आजीविका आधारित जीवन में। अगला प्रश्न है, घर की बनावट जलवायु से कैसी जुड़ी है? ताप नियंत्रण के कारण। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पशु आवास पढ़ाने का सही दृष्टिकोण क्या है? अनुकूलन आधारित। अगला प्रश्न है, आश्रय की कमी किस सामाजिक समस्या से जुड़ी है? गरीबी से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पानी को सीमित संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह असमान रूप से उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, पानी की गुणवत्ता ईवीएस में किससे जुड़ी है? स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है, जल जनित रोगों को व्यवहार से क्यों जोड़ा जाता है? रोकथाम हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, पानी की कमी प्राकृतिक से अधिक किस कारण होती है? मानव कुप्रबंधन से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जल संरक्षण को आदत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दैनिक व्यवहार है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में यात्रा अनुभव क्यों आवश्यक है? ईवीएस में यात्रा अनुभव क्यों आवश्यक है? स्थानीय समझ के लिए। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ाना किस प्रकार की सोच मांगता है? अमूर्त सोच। अगला प्रश्न है,
दिशा ज्ञान शरीर से क्यों सिखाया जाता है? ठोस अनुभव हेतु से। अगला प्रश्न है ईबीएस में स्थानीय यात्रा पहले क्यों पढ़ाई जाती है? निकटता के सिद्धांत के कारण। अगला प्रश्न है परिवहन का विकास ईबीएस में क्यों क्या दर्शाता है? सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है ईबीएस में बनाना संरचनात्मक से कैसे जुड़ा है? समस्या समाधान द्वारा। अगला प्रश्न है स्थानीय कारीगर ईबीएस में क्यों शामिल किए जाते हैं? आजीविका समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है हाथ से बनी वस्तुएं ईबीएस में क्या सिखाती हैं? श्रम का मूल्य। अगला प्रश्न है औजारों का विकास किससे जुड़ा है? मानव आवश्यकताओं से। अगला प्रश्न है ईबीएस में गतिविधि केवल मनोरंजन क्यों नहीं है? क्योंकि यह अधिगम का माध्यम है। अगला प्रश्न है ईबीएस की मूल प्रकृति क्या है? अनुभव आधारित। अगला प्रश्न है ईबीएस में विषय सीमा तय क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि जीवन निरंतर है। अगला प्रश्न है एकीकृत ईबीएस बच्चों को क्या सिखाती है? समग्र दृष्टि। अगला प्रश्न है ईबीएस और पर्यावरण शिक्षा में मूल अंतर क्या है? उद्देश्य का। अगला प्रश्न है ईबीएस में सीखने का प्रारंभ बिंदु क्या है? बच्चा। अगला प्रश्न है ईबीएस में सामाजिक विज्ञान का योगदान क्या है? मानवीय संबंधों की समझ। अगला प्रश्न है ईबीएस में वैज्ञानिक को सीमित क्यों रखा जाता है? उम्र उपयोगिता के कारण। अगला प्रश्न है अवधारणाओं को कहानियों से क्यों जोड़ा जाता है? अर्थ निर्माण हेतु के लिए। अगला प्रश्न ईबीएस में गतिविधि का चयन किस पर निर्भर करता है? अधिगम उद्देश्य पर। अगला प्रश्न है ईबीएस में प्रयोग का अर्थ क्या है? खोज का अवसर। अगला प्रश्न है ईबीएस में चर्चा क्यों अनिवार्य है? बहुदृष्टिकोण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है ईबीएस में प्रश्न उत्तर से अधिक क्यों जरूरी है? सोच के लिए प्रश्न उत्तर से अधिक क्यों जरूरी है? अगला प्रश्न है सीसीई ईबीएस में क्यों उपयुक्त है? क्योंकि सीख सतत है। अगला प्रश्न है ईबीएस में केवल लिखित मूल्यांकन क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि व्यवहार नहीं मापता। अगला प्रश्न है ईबीएस में टीएलएम का उद्देश्य क्या है? अनुभव को ठोस बनाना। अगला प्रश्न है सबसे प्रभावी टीएलएम कौन सी है? स्थानीय वस्तु। अगला प्रश्न है बाजार ईबीएस की कौन सी प्रयोगशाला है? सामाजिक प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है विद्यालय परिसर ईबीएस में क्यों महत्वपूर्ण है? प्रत्यक्ष अवलोकन हेतु के लिए। अगला प्रश्न है चित्र आधारित टीएलएम किस कौशल को बढ़ाता है? दृश्य साक्षरता को। अगला प्रश्न है प्रदूषण को ईबीएस में डर की तरह क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि समाधान केंद्रित दृष्टि चाहिए। अगला प्रश्न है संरक्षण का सही अर्थ क्या है? विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय समस्या स्थानीय क्यों होती हैं? प्रभाव प्रत्यक्ष होने के कारण। अगला प्रश्न है ईबीएस में समाधान बताने से अधिक क्या जरूरी है? जिम्मेदारी लेना। अगला प्रश्न है छोटे कार्य भी पर्यावरण में क्यों महत्वपूर्ण है? आदत निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है ईबीएस में सीख को जीवन से जुड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वास्तविक अनुभव पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है ईबीएस में ज्ञान को स्थिर क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि अनुभव बदलने से समझ भी बदलती है। अगला प्रश्न है ईबीएस में पाठ की शुरुआत बच्चे के अनुभव से क्यों होती है? ताकि सीख अर्थपूर्ण बने। अगला प्रश्न है ईबीएस में रटने की बजाय समझ पर क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि रटना व्यवहार परिवर्तन नहीं लाता है। अगला प्रश्न है ईबीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या है? विषयों के बीच संबंध स्पष्ट होना। अगला प्रश्न है ईबीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि वास्तविक जीवन में वे अलग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है ईबीएस में अवधारणाएं क्रमबद्ध क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सीख रैखिक नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है ईबीएस में शिक्षक को सुविधादाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सीखने की परिस्थितियां अपनाता है। अगला प्रश्न है ईबीएस में बच्चों के प्रश्न पाठ से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि वे सोच की दिशा दिखाते हैं। अगला प्रश्न है ईबीएस में चर्चा विधि क्यों अनिवार्य मानी जाती है? क्योंकि यह बहुदृष्टिकोण विकसित करती है। अगला प्रश्न है ईबीएस में प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? जिज्ञासा को उत्तर खोजने की ओर ले जाना। अगला प्रश्न है
ईबीएस में करके सीखना क्यों प्रभावी है? क्योंकि अनुभव अस्थायी सीख देता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समूह गतिविधियां क्यों कराई जाती हैं? सामाजिक कौशल विकसित करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, ईबीएस में व्यक्तिगत गतिविधियां क्यों जरूरी हैं? आत्म अन्वेषण के लिए। अगला प्रश्न है, ईबीएस में चर्चा का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सोच और समझ दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सीसीई ईबीएस में क्यों अधिक उपयुक्त है? क्योंकि यह सतत सीख को मापता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में केवल लिखित परीक्षा क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि यह व्यवहार और दृष्टिकोण नहीं मापती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवलोकन को मूल्यांकन का साधन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह वास्तविक सीख दिखाता है। अगला प्रश्न, ईबीएस में सहपाठी मूल्यांकन क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह सामाजिक सीख बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाना। अगला प्रश्न, स्थानीय टीएलएम को ईबीएस में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि वह बच्चे के परिवेश से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में चित्र और मॉडल क्यों प्रभावी हैं? क्योंकि दृश्य स्मृति को मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर ईबीएस में शिक्षण सामग्री क्यों माना जाता है? क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव देता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बाजार को सीख का स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरण समस्याओं को भय से क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि डर निष्क्रियता पैदा करता है। अगला प्रश्न है, संरक्षण को ईबीएस में नैतिक उपदेश क्यों नहीं बनाया जाता है? क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि व्यवहार परिवर्तन लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सोचे संरक्षण उपाय क्यों सिखाए जाते हैं? क्योंकि वे दैनिक जीवन में लागू हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरणीय जिम्मेदारी किस स्तर से शुरू होती है? व्यक्तिगत स्तर से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरण अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सीख को संदर्भ आधारित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान परिस्थितियों से अर्थ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बच्चे का पूर्व ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नई सीख उसी पर निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अनुभव साझा करना सीख को कैसे गहरा बनाता है? बहुदृष्टिकोण विकसित करके। अगला प्रश्न है, ईबीएस में ज्ञान को स्थानांतरित करने पर क्यों बल है? ताकि सीख कक्षा से बाहर भी लागू हो। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवधारणा का स्पष्ट परिभाषा से अधिक क्या जरूरी है? उनका प्रयोग। अगला प्रश्न है, ईबीएस में परिवार को सुरक्षा तंत्र क्यों माना जाता है? क्योंकि यह भावात्मक सहारा देता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में रिश्तों में बदलाव को स्वीकार किया जाता है क्योंकि समाज स्थिर नहीं होता। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मित्र समूह बच्चों को जोखिम लेना कैसे सिखाता है? सुरक्षित सामाजिक वातावरण देकर। अगला प्रश्न है, ईबीएस में संबंधों को नियमों से क्यों नहीं बांधा जाता? क्योंकि वे भावात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सामाजिक टकराव को नकारात्मक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यह सीख का अवसर देता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में काम और खेल को अलग न करने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों सीख के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू काम ईबीएस में किस सामाजिक संदेश को तोड़ता है? काम केवल कमाई की धारणा। अगला प्रश्न है, खेल ईबीएस में आत्म अनुशासन कैसे सिखाता है? नियमों के पालन द्वारा। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पारंपरिक खेल क्यों शामिल किए जाते हैं? सांस्कृतिक नियंत्रण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, खेल के माध्यम से सीख किस प्रकार की होती है? सहज और स्वाभाविक। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जानवरों को डर के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि इससे सहानुभूति घटती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जानवरों का व्यवहार पढ़ाना क्यों जरूरी है? अनुकूलन समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, पौधों की मौसमी प्रतिक्रिया किस अवधारणा से जुड़ी है? पर्यावरणीय परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों को निष्क्रिय मानना क्यों गलत है? मानना क्यों गलत है? क्योंकि वे उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों की देखभाल
को मूल्य क्यों माना जाता है? क्योंकि यह उत्तरदायित्व सिखाती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में भोजन को केवल पोषण तक सीमित क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह संस्कृति पहचान भी है। अगला प्रश्न है, भोजन की उपलब्धता ईबीएस में किस असमानता से जुड़ी है? सामाजिक आर्थिक असमानता से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पानी को साझा संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई एक व्यक्ति इसका स्वामी नहीं है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण को ईबीएस में नैतिक चुनाव क्यों माना जाता है? क्योंकि यह व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आश्रय को सम्मान से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि यह मानव गरिमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में गतिविधि की सफलता किससे मापी जाती है? बच्चे की भागीदारी से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में शिक्षक का प्रश्न पूछने का तरीका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वही सोच की दिशा तय करता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मौखिक अभिव्यक्ति को क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का मुख्य है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सीख का मूल्यांकन अंत में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सीख सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समझ का सबसे स्पष्ट संकेत क्या है? व्यवहार में बदलाव। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अधिगम को सह निर्माण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान शिक्षक और बच्चे की सहभागिता से बनता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पाठ योजना को स्थिर क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि बच्चे की प्रतिक्रिया बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बाल केंद्रितता का वास्तविक संकेत क्या है? निर्णयों में बच्चे की भागीदारी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में शिक्षक का नियंत्रण कम क्यों होना चाहिए? ताकि स्वतः सीख विकसित हो। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सीखने की गति समान क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों की पृष्ठभूमि भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में परिवार को समाज सुरक्षा जाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भावनात्मक और व्यवहारिक सहारा देता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में रिश्तों की विविधता को क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि सामाजिक संरचना भिन्न होती है। अगला प्रश्न, ईबीएस में मित्रता को सीख का माध्यम क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सहपाठी प्रभाव को नकारात्मक क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह सामाजिक अधिगम का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में टकराव को संवाद से क्यों सुलझाया जाता है? ताकि लोकतांत्रिक मूल्य विकसित हो। अगला प्रश्न है, ईबीएस में श्रम को सम्मान से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सभी कार्यों की समान गरिमा सिखाना। अगला प्रश्न है, घरेलू कार्य ईबीएस में लैंगिक शिक्षा से कैसे जोड़ते हैं? ऋण धारणाएं तोड़कर। अगला प्रश्न है, खेल ईबीएस में नियम निर्माण कैसे सिखाता है? सामूहिक सहमति द्वारा। अगला प्रश्न, ईबीएस में स्थानीय खेलों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? संस्कृति जुड़ाव के लिए। अगला प्रश्न है, खेल के दौरान सहयोग किस सामाजिक मूल्य को दर्शाता है? साझेदारी से। अगला प्रश्न, ईबीएस में जानवरों को संवेदनशील प्राणी क्यों माना जाता है? ताकि करुणा विकसित हो। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पशुओं के व्यवहार को नैतिक रूप से क्यों नहीं आंका जाता है? क्योंकि उनका व्यवहार जैविक होता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों की वृद्धि को देखने से क्या विकसित होता है? धैर्य और अवलोकन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों का संरक्षण किस नागरिक गुण से जुड़ा है? जिम्मेदारी से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जैव विविधता का अध्ययन क्यों आवश्यक है? परिस्थितिकी संतुलन समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, ईबीएस में भोजन की कमी को केवल प्राकृतिक समस्या क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यह सामाजिक असमानता से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में संतुलन आहार की अवधारणा लचीली क्यों होती है? क्योंकि आवश्यकताएं व्यक्ति अनुसार बदलती हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पानी को अधिकार के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण ईबीएस में नीति से अधिक व्यवहार क्यों है? क्योंकि दैनिक आदतों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आश्रय ईबीएस में पहचान से क्यों जुड़ा है? क्योंकि यह जीवन शैली दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यांकन को सीख से अलग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह सीख को दिशा देता है। अगला प्रश्न है,
ईबीएस में मूल्यांकन क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह स्व जागरूकता बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरणीय मुद्दों को समाधान आधारित क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि सक्रिय नागरिक बने। अगला प्रश्न है, ईबीएस में संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी क्यों माना जाता है? क्योंकि संसाधन साझा है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में शिक्षा का अंतिम प्रभाव किसमें दिखता है? दैनिक व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ईबीएस को अनुभव आधारित विषय क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीख प्रत्यक्ष अनुभव से बनती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में तथ्य रटने पर जोर क्यों नहीं होता है? क्योंकि समझ व्यवहार में झलकनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवधारणाओं का क्रम लचीला क्यों होता है? क्योंकि सीख संदर्भ आधारित होती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? बच्चे के अनुभव को जोड़ पाना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रश्न पूछना उत्तर देने से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रश्न सोच को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पारिवारिक विविधता दिखाना क्यों जरूरी है? ताकि सामाजिक समावेशन विकसित हो। अगला प्रश्न है, ईबीएस में रिश्तों को स्थिर नहीं माना जाता है क्योंकि वे समय और परिस्थिति से बदलते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मित्रों के बीच मतभेद को सीख का अवसर क्यों माना जाता है? क्योंकि संवाद कौशल विकसित होता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सामाजिक भूमिका निभाने से क्या विकसित होता है? सहानुभूति। अगला प्रश्न, ईबीएस में समूह कार्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? सहयोग की समझ। अगला प्रश्न है, ईबीएस में काम को खेल से अलग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोनों सीख के माध्यम है। अगला प्रश्न, ईबीएस में श्रम को दृश्य क्यों बनाया जाता है? ताकि उसका मूल्य समझा जाए। अगला प्रश्न है, घरेलू कार्यों को ईबीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? कार्यों की समानता दिखाना। अगला प्रश्न, ईबीएस में खेल से नियम क्यों नहीं सिखाए जाते हैं बल्कि बनाए जाते हैं? ताकि लोकतांत्रिक समझ बने। अगला प्रश्न है, ईबीएस में खेल हार जीत से आगे क्यों होता है? क्योंकि सामाजिक मूल्य सीखने का माध्यम है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता क्यों सिखाई जाती है? ताकि पर्यावरणीय नैतिकता विकसित हो। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों के स्थिर जीवन कहने से क्यों बचते हैं? क्योंकि उनमें जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पेड़ लगाने से अधिक महत्व किसका है? उनकी देखभाल। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जैव विविधता को स्थानीय स्तर से क्यों समझाया जाता है? क्योंकि बच्चे परिचित उदाहरणों से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मानव प्रकृति संबंध को संतुलन के रूप में क्यों पढ़ते हैं? ताकि दोहन की सोच न बने। अगला प्रश्न है, ईबीएस में भोजन केवल पोषक नहीं संस्कृति क्यों है? क्योंकि खाने की आदतें सामाजिक होती हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जल जनित रोगों को सामाजिक मुद्दा क्यों माना जाता है? क्योंकि स्वच्छता और संसाधन जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पानी की कमी को प्राकृतिक से अधिक मानव निर्मित क्यों माना जाता है? क्योंकि कुप्रबंधन प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में आश्रय को अधिकार क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सम्मानजनक जीवन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में झुग्गियों का अध्ययन करुणा से क्यों किया जाता है? ताकि भेदभाव न बने। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीख को सुधारना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में लिखित परीक्षा सीमित क्यों होती है? क्योंकि व्यवहार का आकलन कठिन है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवलोकन को मूल्यांकन का प्रमुख साधन क्यों माना जाता है? क्योंकि सीख प्रक्रिया में दिखती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरणीय शिक्षा का लक्ष्य क्या है? जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सीखने की सफलता किससे मापी जाती है? जीवन में किए गए निर्णयों से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरण को केवल प्राकृतिक तत्वों तक सीमित क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मानव गतिविधियां उसका अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समस्या आधारित अधिगम क्यों प्रभावी माना जाता है? क्योंकि यह वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है,
ईवीएस में बच्चों के अनुभवों को चुनौती देना क्यों आवश्यक है? ताकि पूर्व धारणाएं टूटें। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पाठ्यपुस्तक को अंतिम सत्य क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सीख संदर्भ और अनुभव से बनती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप क्या होता है? सही समय पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में गतिविधि असफल होने पर भी उसे सफल क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रक्रिया से सीख होती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण को नैतिक मुद्दा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि वास्तविक जीवन में वे अलग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन को सीख का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि वह सुधार का साधन है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मानी जाती है? ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण सीख जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।